आया था व्यर्थ का कैपेसिटेंस। चलिए बता आगे लिखिएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग करो सर, डायग्राम बनाया था क्या? डायग्राम बनाया था। देखिएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसी की डायग्राम के ऊपर का जगह मुझे चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर दो बेटा चार्ज कैपेसिटर हैं, उन दोनों को आप किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। अगर दो चार्ज कैपेसिटर हैं, उन्हें किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए। जब वो कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? अगर आपका क्या दोनों जो कैपेसिटर दिए गए हैं उनके पोटेंशियल्स डिफरेंट, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए चार्ज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैपेसिटर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? पोटेंशियल की होती है। डायरेक्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पोटेंशियल की होती है। अगर पोटेंशियल दोनों के डिफरेंट है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो उसका कंडीशन 0 होने पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो। ठीक, अब सेम में दोनों का 0 0 भी हो सकता है, तो दोनों में कुछ हो भी सकता है। तो अगर कुछ पोटेंशियल आपके दोनों के इक्वल है तो कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो दैट मीन्स चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या सबसे कम कंडीशन हमें चाहिए? दोनों का पोटेंशियल जो है वो कैसा होगा? डिफरेंट सेम हो गया तो नहीं होगा। ठीक, मतलब दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल अनइक्वल होना चाहिए। ठीक, जैसे इसमें मान लो केबल चार्ज किया, जिसमें Q2 चार्ज किया, इसकी रेडियस हमने सपोज कर लिया R1 में बेटा, इसकी रेडियस की वैल्यू आपने लिया R2। ठीक, R1 है, R2 है, यहाँ पे कैपेसिटर C1 है, इसका कैपेसिटर C2 है, पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी U2। ठीक, तो अगर दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया। ये इनिशियल कंडीशन है, दोनों को पहले चार्ज कर दिया गया। जब चार्ज किया तो इसमें पोटेंशियल होगा, कैपेसिटर से खाली नहीं है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपनी यहाँ होगी, तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन दी गई है। बाद में क्या करते हैं? दोनों कैपेसिटर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? कनेक्ट कर दे रहे हैं एक कंडक्टिंग वायर से। अब कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे, ठीक, कंडक्टिंग वायर से हम लोग क्या करें? कनेक्ट कर रहे हैं तो चार्ज किस डायरेक्शन से, किस कैपेसिटर से, मान लो कैपेसिटर A था, ये कैपेसिटर B था, A टू B जाएगा या B टू A आएगा? जिस जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा कम होगा, किधर से किधर जाएगा? हाई टू लो। चार्ज का जो फ्लो होगा बेटा वो A टू B होगा या B टू A? हाई टू लो, हाई टू लो। देखो अभी यहाँ पर मैं वोल्टेज को ये नहीं डिस्क्राइब किया किसका वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है, अभी कुछ लिखा नहीं है ना। तो अगर हम लोग लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2, अगर V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, यहाँ पे तीन कंडीशन लगता है, नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे पार्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ कैपेसिटर और ऐसे पार्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल पोटेंशियल्स क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। दोनों कैपेसिटर्स के पोटेंशियल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों का अलग अलग है तभी आपका क्या होगा? वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर आपके उनके पोटेंशियल सेम हो गए तो कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम लिया जाए दैट इज V1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? V2। V1 की वैल्यू V2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दोनों बराबर होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब इसमें कहाँ से कहाँ होगा? कंडीशन आता है फर्स्ट इफ V1 ग्रेटर देन V2 देन
हम लोग जो स्टडी करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, या करते हैं कि निगेटिव होगा तो उसके उल्टा मूवमेंट होता है, ठीक। देन चार्ज गो टू ए टू बी, मिल ट्रांसफर फ्रॉम मिल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, मिल बी ट्रांसफर कैपेसिटर बी टू बी। कैपेसिटर है सर ये, ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक। उल्टा बी को ग्रेटर देन बी वन, बी को ग्रेटर देन बी वन, देन चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर बी टू ए, no charge transfer any body, any capacitor. चार्ज ट्रांसफर takes place between capacitors. ऐसे कैसे नहीं बेटा, चार्ज का ट्रांसफर आपका नहीं होगा अगर दोनों के कैपेसिटेंसेस की वैल्यू क्या हो जाए, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। हम लोग डायरेक्टली कैपेसिटेंस, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, एनर्जी उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट जो डिसीजन होता है विभवांतर पोटेंशियल की वजह गया, ठीक। तो ये नहीं कहोगे कि हम मान लेंगे B1 B2 की रिलेशन नहीं दिया, बोलोगे Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो चार्ज की दर किधर जाएगा, तो आप ये ना कह देना कि A से B चला जाएगा, ठीक। वो जब तक आप पोटेंशियल नहीं डिफाइन करेंगे किसका ज़्यादा है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते किधर से किधर ज़्यादा जाएगा, ठीक। ये तो कंडीशन हो गया चार्ज का ट्रांसफर किधर से किधर। पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट होता है, जी साहब, वही बी वाला डी का वोल्ट, तो बी वोल्ट भी डिपेंडेंट नहीं करते हम लोग, भी उसका सिंबल हो गया, बाकी जो पोटेंशियल का सिंबल भी होता है। ऐसे ऐसे सर कि इंग्लिश वाले बहुत गड़बड़ करते हैं सर कि वोल्ट विभवांतर और इसमें की पोटेंशियल भी तो वही वही है, लेकिन सर इंग्लिश वाले यूज कर रहे हैं। इंग्लिश वाले गड़बड़ कर देते हैं, सर हम इंग्लिश वाले करते हैं। बढ़िया कोचिंग सुनेंगे सर इंग्लिश वाले, हिंदी वाले नहीं तो हिंदी बहुत बढ़िया है, माइंड भी खोल देती है, माइंड भी खोल देती है हिंदी, इंग्लिश तो बकवास, माइंड भी बंद कर देती है, खोल देती है हिंदी, मतलब हिंदी बोल देती है, खुश कर देती है। अगर खुश होने से डॉक्टर थोड़ी नहीं, और उसमें डॉक्टर बनने के लिए क्या मेडिकल कॉलेज में हिंदी में चलना चाहिए, और हिंदी में चलने के लिए डॉक्टर पढ़ाने वाले भी हिंदी चाहिए, और हिंदी पढ़ाने वाले में हिंदी बुकें भी चाहिए, और हिंदी में मेडिसिन भी चाहिए, हिंदी में पूरी दुनिया की मेडिकल चाहिए, क्या क्या बदलोगे यार, उससे अच्छा अपने बदल रहे हैं, इसीलिए आप दूसरे को नहीं बदल पाते तो क्या बढ़िया है, खुद एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि हमारे गार्डिंग सिस्टम नहीं चलता है, तो हमें सिस्टम के गार्डिंग क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने डार्विनिज्म और क्या डार्विनिज्म पढ़ा है, डार्विन का सिद्धांत जो समय के अनुसार नहीं बदल पाता उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो जो नहीं अपने आप को चेंज करता है क्या होता है, इन्हें कहते हैं विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको किसके जमाने के गार्डिंग चलना है तो अपने आप में क्या करिए, चेंज करिए, बदलने की क्षमता है बुद्धिमत्ता की माप है, बदलने की क्षमता है बुद्धिमत्ता की माप है। मतलब कि माप देखिए नए डेफिनेशन बता रहे हैं, हाँ जी सर, जी वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग वेरिएबल आपका आता है 0.5 एम्पियर से लेके और जैसा हमारी ज़रूरत है, जैसे पावर प्लग के अलग आते हैं, नॉर्मल स्विचेज हमारी अलग आती हैं, तो जैसे हमें ज़रूरत होती है उसके कितना आउटपुट लेना पड़ता है, CFL जमाना है तो 0.25 का लगा देंगे तभी काम चल जाएगा। अब अगर आपको गीजर चलाना है तो 0.25 लगाओगे तो थोड़ी देर बाद हीट होकर गर्म होकर मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे आपकी पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग आते हैं क्वालिटी। क्या हुआ जी, घूम रहा है जी।
बंद हो जाएगा तो वो उसके फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है इसमें पंखा कितना बढ़िया क्वालिटी का फ्रिक्शन अगर कुछ ना जितना ज़्यादा क्या होगा रफनेस होगा उतना जल्दी बंद होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा टाइम के बाद बंद होगा। जब साइकिल चलाती हो ना तो साइकिल पैडल मारने के बाद कितना देर बाद बंद होता है, ठीक। अब वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी थी, लोड कैसा है, ठीक है, फिर आपकी साइकिल जो है वो कितनी अच्छी है। अब 15-5 करके बंद करेंगे तो तुरंत जाके बंद हो जाएगा, कई फैक्टर से डिपेंड। ऐसे इसमें भी होता है, इसकी क्वालिटी भी डिपेंड करेगा। कुछ पंखे होते हैं आप बंद करें, घर में 2-4 से पंखे होंगे तो देखना अलग अलग की, अगर एक एक क्वालिटी की नहीं है, एक टाइम का नहीं खरीदा हुआ है तो किसी को बंद करोगे तो थोड़ा जल्दी बंद होगा, किसी को बंद करोगे थोड़ा और देर में बंद होगा, ठीक। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो बंदे ना हो, अगर आप कर दोगे तो कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। हाइब्रिड साइकिल जो अगर आप बाइक के साथ हो गया तो डिपेंड करता है कि इसका फ्रिक्शन कितना है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो करंट जितना पूछना उतना पूछना है। पूछ लेते हाँ, अभी इसका पूछो तीसरे चैप्टर से चौथे जी, क्वेश्चन बता दें। अरे पूरा हो जाएगा काफी बेटा। हाँ, आगे मतलब पीछे का, सिर्फ पीछे का आगे, ठीक। पीछे अभी है तो आपको था जाने दो। अब शुरू किया है तो बीच में क्वेश्चन बताया, लेकिन कहानी से खत्म हो जाएगी। चलो देखो, एक दिन वाली मतलब एक ही दिन के लिए ऐसे होता है कि कोई बात जिनको आना कंफर्मेशन टेस्ट पहले ले लिया करो, कोई बात नहीं। देखो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप जैसे बीच में कोई पहुँचेगा उसको 2-4 दिन का टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, तो बीच में पहले आते हैं तो उसके बाद में क्या पता नहीं क्या पढ़ाया गया, ठीक। तो आपको जब कोई चीज़ या तो आप स्टार्टिंग से रहिए, ठीक, या तो फिर बीच में आकर कितना पेशेंस बना के रखिए कि 2-4 दिन हम टाइम देंगे तो फिर मिलेगा। अब लोग सोचते हैं पहले दिन आए हम सब सीख लें, या तो उस लेवल से आप पढ़ के आए सीख भी सकते हैं, बट आप उस लेवल से या तो पहले से क्या पढ़ के आए हैं। अब अगर ABCD पढ़ा नहीं है और हवाई जहाज उड़ाने वाला सीखना चाहते तो टाइम देना पड़ेगा ना उसको उड़ाने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हमारी टीम वाले आते हैं तो KDC बढ़ाएंगे, पहले दिन आते हैं दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। तो बोलो आइए तो 2-4 दिन थोड़ा सा जी, और नहीं तो फिर वहीं से गिरते ही जैसे चलो हो गया बेटा। यस सर। आगे देखेंगे जब इसको हमारा कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो ये नीचे लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर विल बी कंटिन्यू, चार्ज ट्रांसफर, और बड़ा लिखिए बेटा, दिख रहा है उनसे सर जी बोल दीजिए लिख लेंगे। देखो चार्ज ट्रांसफर विल कंटिन्यू, चार्ज ट्रांसफर विल कंटिन्यू टिल potentials are both, till potentials are both capacitor will be same, till potentials are both capacitor will be same। मतलब चार्ज का ट्रांसफर बेटा तब तक होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। समझ गया सर जी? एक तार में भी ऐसा हो सकता है, क्या कहा? एक अकेला तार में, एक अकेला तार में भी ये घटना हो सकती है, एक अकेले तार में ऐसी घटना होती है। तार में एक साइड पोटेंशियल जाकर दूसरे साइड का तभी तो चार्ज आपका फ्लो करता है। जैसे बिजली आ गई, बिजली हम बंद कर दें तब भी कुछ देर तक फ्लो रहता है जी बंद तुरंत। वो कैपेसिटर के केस में होता है कि चार्ज इसमें स्टोर्ड रहता है, इसलिए वो अपोजिट पोटेंशियल डेवलप कर देता है, तो उस स्टैंड तक सर्किट को कंटिन्यू करता है। बट हमारा नॉर्मल अगर कोई सर्किट है तो उस केस में जैसे स्विच आप ऑफ करेंगे फ्लो बिल पे स्टॉप बंद हो जाता है। बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट हमारा क्यों उस टाइम तक चलता है, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंट कैपेसिटर में चार्ज होता है कि
चार्ज कितना स्टोर करता है, जैसे काम ही है चार्ज स्टोर करता पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ जी, इक्वल होता है। दोनों पे इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब एक पे जितना पॉजिटिव उतना ही दूसरे पे नेगेटिव, वही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। अभी कैपेसिटर से बनाए नहीं है, एक पॉजिटिव भी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो जब ज्वाइनिंग करेंगे तो हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आप अभी आप पहले आगे अभी क्वेश्चन पूछना तो आगे आइए, आप ही आ जाइए, लोग मेरे कहाँ बैठे वहाँ किसके वहाँ एकदम आ जी, गया। बताइए। बेटा कैपेसिटर के लिए हमें प्लेटें भी डिफरेंट होनी चाहिए। जो रूल्स हमारे होते हैं, देखो जब हम लोग कैपेसिटर की स्टडी करते हैं ना, आपसे बताया वहाँ पर प्लेटें भी हमारी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग लेते हैं। मतलब एक ही प्लेट पे दो चार्ज नहीं एग्जिस्ट करती हैं ऑल टाइम। जैसे इस टाइम पे हम ऐसे रॉड ले लिया, तो यहाँ पे अगर हमारा किसी इंडक्शन से हमने यहाँ पॉजिटिव हो गया तो यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन वो इंडक्शन फैक्टर जैसे हटाओगे टोटल फिर यूटिलाइज कर जाएगा। ठीक, एक ही प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही स्फीयर पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट केवल तब तक करेगा जब तक कोई अदर फैक्टर की वजह से वहाँ पे आपने डेवलप करके रखा है। हाँ, दो स्फीयर को सेंटिक अभी हम लोग ऐसा नहीं, हमने किससे कनेक्ट किया उससे डिपेंड करता है। जी सर। जैसे वाला अंदर वाले में पॉजिटिव आपने दे दिया, अभी हमको आप सेंटिक स्फेरिकल कैपेसिटर आगे बढ़ाएंगे, ठीक, तभी आपको जो डाउट हो रहा है ना इस पर बता दिया जाएगा। अभी तो हम लोग केवल एक चार्ज क्या स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक। अभी जब कॉन्सेंट्रिक पढ़ेंगे ना, कॉन्सेंट्रिक में दो कंडीशन होती है, अंदर वाले को जब चार्ज देते हैं बाहर वाले की अर्थिंग कर दी जाती है। तो अंदर वाले को अगर हम प्लस चार्ज देंगे तो बाहर वाले की इनर सरफेस पे माइनस आएगा इंडक्शन से, और अंदर को अगर माइनस दिया, माइनस देते नहीं प्लस देते हैं, अंदर को माइनस दे देंगे तो बाहर वाले पे इंडक्शन से इनर सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा। उल्टा कह लेंगे, बाहर की अर्थिंग करेंगे, बाहर वाले को अगर हम चार्ज देते हैं, अंदर वाले की अर्थिंग करते हैं, तो बाहर वाले को पॉजिटिव देंगे तो अंदर वाले पे नेगेटिव होगा। पर टोटल स्पीड कांस्टेंट रहेगा, टोटल स्पीड न्यूट्रल रहेगा। टोटल वो जैसा भी इंडक्शन फैक्टर, इंडक्शन का चार्ज इक्वल डेवलप हुआ, लेकिन जब कैपेसिटर होता है ना, इसीलिए पहले इसका क्या कैपेसिटर हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है दोनों के चार्जेस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब अंदर वाले को चार्ज देते हैं तो बाहर वाले का इंडक्शन से चार्ज तो उतना डेवलप होता है, लेकिन जब बाहर वाले को चार्ज देते हैं तो अंदर वाले का जो चार्ज इंड्यूस होता है बाहर वाले की तुलना कम होता है, इसलिए वायर से कैपेसिटर बिहेव नहीं करता है। ठीक है, वो में सर स्पीयर तो कुछ नहीं पता है, वहाँ नहीं। चलिए देखिए, हमें यहाँ निकालना था बेटा इसका क्या हो जाएगा। देखो Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, मैं जैसे इनके दो लोग खड़े हो जाओ, आपके दो लोग खड़े हो जाओ, दिक्कत नहीं है ना खड़े होने में। 500 रुपये इनके पास है, 200 रुपये इनके पास है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुल कितने रुपये होंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितने रुपये? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितने हो जाएंगे? अरे बराबर बांटा तब ना, कोई जरूरी थोड़ी बराबर बांटा, ठीक। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद उतना ही टोटल रहेगा जितना रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले था। कहने का मतलब ये है पहले मिला के 5 + 2 700 थे, बाद में भी अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मान लो इन्होंने 100 रुपये इनको दे दिया तो इनके पास कितना हो गया? 300, इनके पास 400 हो गया, इन्होंने 300 इनको दे दिया तो इनके पास 500 हो गया, इनके पास 200 हो गया। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल जो पैसे होंगे, टोटल अमाउंट जो होगा वो पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। बैठे यही चीज़ यहाँ पे हमें कहना है। जैसे मान लो Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, तो टोटल चार्ज हो गया Q1 + Q2 क्या पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले। ये बेटा कुछ इसको चाहे दिया हो, चाहे ये वाला कुछ इसको दिया हो, चाहे जिसने जिसको दिया, ठीक। लेकिन बाद में जो टोटल चार्ज होगा वो भी दोनों का सम Q1 + क्या होगा? Q2 के बराबर ही होगा। मतलब अगर पहले जितना चार्ज आपके थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब टोटल अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस एक वाले से दूसरे पे चला जाएगा, एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ जाएगा। भाई जो देगा उसका घट जाएगा, जो देगा उसका क्या करेगा? बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक, तो हम लोग कहेंगे देखो B=Q/C पढ़ा है, Q=CV होता है ना, हम लोग जानते हैं Q/CV, तो B होता है Q/C।
2 by C। अगर हमने ले लिया if V1 greater than V2, then charge will be transfer from A to B। हम इसी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, इसकी वैल्यू हमने ज़्यादा दिया, इसका वैल्यू हमने कम दिया, तो इधर से इधर चार्ज डाल रहे हैं। मान लो जाने वाला चार्ज हमारा क्यू है या रेखा क्यू है, जो भी दे दो। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे तब तक चार्ज जाएगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हम लोग पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। अब एक चीज़ और थोड़ा इससे पहले समझ लो, जब दो स्पेक्ट्रल कैपेसिटर को आपने पढ़ा होगा 12th में, आपको पढ़ाया गया होगा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया है ना। सीरीज जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, जिसको याद होगा वो हाथ में। कितने लोगों को पता है इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज और पैरेलल का, फार्मूला क्या होता है मालूम है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला C1 C2 C3 है, हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा? हाथ उठाओ। C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला जी मतलब 1/C नेट इक्वल टू कि C नेट इक्वल टू कैसे बोले? कितने लोग इनसे सहमत हैं? इन्होंने बोला कि अगर दो मान लो दो की बातें कर रहे हैं, दो कैपेसिटर C1 C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन का इन्होंने कहा C इक्विवेलेंट है C नेट इक्वल टू 1/C1 + 1/C। सही बताया गलत? गलत। डीपी से कंफर्मेशन किया जाए। हाँ जी, खड़े जा। श्रेणी हाँ जी गलत। सही बोला भैया? गलत। भैया है कि बापू है? भैया है। हाँ श्रेणी डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। दोनों लोग का गलत। भैया दोनों का बोल रहे हैं कि दोनों सही हो? दोनों लोग का गलत। जी आपने हाँ बताया, जल्दी बोलो बेटा, टाइम कम। आपने आधा यहाँ से चुराया, आधा वहाँ से चुराया, दोनों का खिचड़ी पका दिया। ठीक, जब हम लोग सीरीज में कहते हैं बेटा, इसमें सीरीज में पहले आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके तो 1/C नेट या CS या C इक्विवेलेंट जो भी आप बोलते हो, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे को जितना भी रहेगा जोड़ लेते हैं। और जब पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं क्या आप ये बता रहे तो रेजिस्टेंस वाला कंडीशन है। रेजिस्टेंस के सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल सर्किट कहते हैं। और आपने क्या कहा था, इक्विवेलेंट पैरेलल ले लिया और कॉम्बिनेशन को सीरीज कर दिया, थोड़ा सा उलट दिया, थोड़ा सा बहुत उलट जाता है, इसीलिए आपको 3 बार मैंने पूछा। ठीक, बैठिए, हो गया। तो ये कंडीशन होता है, हमें यहाँ थोड़ा समझाना था, इसकी जरूरत थी। तो कैपेसिटर है, तो क्या स्पेक्ट्रल कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। ठीक, दो स्पेक्ट्रल कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है। उस कंडीशन में अगर हमने आउटर से इसको कनेक्ट किया है, तो कॉम्बिनेशन सीरीज का होगा या पैरेलल का? आप खड़े हो जाओ। उस किताब में ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे बुक में? ढूंढ के आया करो, फिर जाके समझाते समय यहाँ रहा। ठीक, उनको पता लगा कन्फ्यूज रह जाओगे यार। ठीक है, उसे पढ़ के आइए, कन्फ्यूजन बुक में हो तो पूछ लीजिए, यहाँ से जाके क्वेश्चन लगा लीजिए या फिर से पढ़ लीजिए, तभी कोई कन्फ्यूजन होता बोले। ठीक, अब समझाते समय ढूंढोगे यार तो हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। ये सीरीज में है कि पैरेलल में? कितने लोग बताएंगे? ये सीरीज में है या पैरेलल में? जी कितने लोग? हाँ जी, विथ रीजन बताना पड़ेगा। खड़े हो जाओ। सीरीज मिलता है। सीरीज में तो सीरीज में जी, सीरीज में खड़े। हाँ, सीरीज की पैरेलल लेते बोलो बेटा, इससे सीरीज और पैरेलल
और कोई जी अभी चलो ठीक। और चलिए बैठिए बेटा। सीरीज में आपने डायग्राम में बनाया था होगा, तो ऐसे नहीं बनाया होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस समथिंग, और हमने ये पॉइंट भी लिया, पहली वाली नहीं जोड़ रहे होते। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले कैपेसिटर का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एड होगा, ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग कहते थे सीरीज। मतलब अल्टरनेटली जब कैपेसिटर को जोड़ते थे, पैरेलल से हम लोग अपने बनाया होता है ऐसा कुछ आपने डिजाइन किया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इसके सारे पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट से, सारी नेगेटिव प्लेटें दूसरे पॉइंट से, और यहाँ से अल्टरनेटली जुड़ती थी। ये कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल का होता था। भाई साहब इसको हमने चार्ज दिया, ठीक। अब इसका जो भी चार्ज है आउटर प्लेट जो भी इससे है वही चार्ज हमारा इसी नेचर का चार्ज ऐसा है। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो प्लस प्लस वाला या कह लो माइनस माइनस वाला अगर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसे पैरेलल कहते हैं कि सीरीज, सीरीज कह रहे हैं, ठीक। चलिए फिलहाल ये अगर आउटर से हम लोग जोड़ते हैं तो कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल लाइक बिहेव करेगा, ठीक है। और इसी को अगर इंटरनली जोड़ा जाए ऐसे तो एक्सियल, ठीक। इसको ऐसे जोड़ दो बेटा, तब अगर इसका पॉजिटिव है तो ये वाला क्या आएगा नेगेटिव, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रीट करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक। लेकिन फिलहाल मुझे बोर्ड में बहुत ज़्यादा ये था नहीं, तो देख लीजिए इसके बाहर से जोड़ेंगे तो एडजस्ट पैरेलल होगा, और अगर इसका C1 इसका C2 है तो दोनों का इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेट चार्ज करना हमारा ये कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स हैं, इनकी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे बेटा तो C की वैल्यू जो होगी, क्योंकि V बराबर Q/C होता है, यानी कि V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल क्या कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर ये होता है बेटा, समझ आए ना। टोटल चार्ज Q1 Q2 बोला था इसलिए पहले समझाया था, जब दोनों का सम करेंगे तो टोटल तो नहीं रहेगा ना, चाहे किसी ने दिया हो चाहे किसी ने लिया हो। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 जो कि पैरेलल है, ठीक। तो C1 प्लस C2 B की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल हमने यहाँ से निकाल दिया, एक रिलेशन आर करके लिख सकते हो B कर दो, क्योंकि Q बराबर CB होता है, Q बराबर क्या होता है CB। तो पहले Q1 की वैल्यू जो होगी वो C1 V1, कनेक्शन से पहले जो कैपेसिटर C1 था पोटेंशियल इसके V1 था, दूसरे वाले का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, एक रिलेशन हमने दूसरा ये बना दिया। एक तो यहाँ से चार्ज दिया है, यहाँ से पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया है, तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी चीज़ होता है इस टाइप का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, पीछे आपने पढ़ा था 4πε0r होता है ना। तो अगर रेडियस के टर्म इसी को रीमॉडिफाई करना चाहते हैं तो आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू C1 की वैल्यू होगी 4πε0 इंटू R1 इंटू B1 प्लस 4πε0 इंटू R2 इंटू B2 बाई 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2, ठीक। देखो ऊपर नीचे 4πε0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक नया रिलेशन हमको मिल जाएगा कॉमन पोटेंशियल का, B इक्वल टू R1 B1 प्लस R2 B2 अपॉन R1 प्लस R2। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है तो ये वाला क्वेश्चन यूज होता है, ठीक। ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर आप किसी पे भी मॉडिफाई करके आपको रिलेशन पूछा जा सकता है। तो कॉमन पोटेंशियल के हमारे पास 3 फार्मूले बन गए बेटा, कितने बन गए, 3 फार्मूले हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा है आप लोग बेटा, नए आगंतुकों को आ रहा है कि उड़ जा रहा अभी है, थोड़ा उतार रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट बेटा 4 दिन तक धीरे धीरे आएगा।
ट्वेल्थ कहाँ से किया? इंटर कहाँ पास हुई? सावित्री विद्या विहार, वहाँ तो कुछ पढ़ाया गया होगा। जैसे बहुत सारे महाविद्यालय हैं, वहाँ भी पढ़ाया जाता है, कुछ है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया गया होगा। चलिए ठीक है। सत्यपति एनसीईआरटी नहीं सीआरटी वाले क्वेश्चन बनाने बहुत उस्ताद हैं, लेकिन मैटर देने में उतने उस्ताद नहीं है। क्या करते हैं, क्वेश्चन जब बनाते हैं तो महाभारत वाला बनाते हैं, ठीक है, और जब मैटर देंगे तो LKG वाले पहुँचा देते हैं लोग। ठीक, कल हो गया बेटा? अगर एनसीईआरटी में तो हम पढ़े होते जरूर इसको। समझ गए? तो कॉमन क्या हो गया, ये पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अब बात ये आती है बेटा कि कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ठीक, तो पहले चार्ज Q1 था। ठीक, मान लो इस पर चार्ज है, ये दे रहा है तो उसका चार्ज घटेगा, जो लेगा बेटा उसका चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो दे रहा है उसका घट जाएगा, जो लेगा उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा होगा। समझ गए ना? सर पैरेलल में तो B सेम रहता है। हाँ बेटा, पैरेलल में B सेम रहता है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि पैरेलल हो गया, आपने जोड़ दिया, इस वजह से फार्मूला ऐसे आता है। पोटेंशियल भी इसलिए सेम आ जाएगा। तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। फार्मूला इस वजह से B वाला इस प्रकार से आया है, जो भी आपने B का निकाला जो B निकाला है ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया, उसके अनुसार निकाला उसके अनुसार भी हम कह सकते हैं कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल सभी के सेम रहता है। जी। ठीक, तो वो चीज़ को भी अप्रूव कर रहा है, जो आपने वहाँ स्टेटमेंट पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी सेम फॉर ऑल सर्किटेड, तो वो भी चीज़ पे यहाँ से क्या हो रहा है आपका? ठीक, वो भी लाइन यहाँ पर सिद्ध हो गई। लाइन से हो गया। चलिए बताना है बेटा, अब देखो चार्ज लेने या देने से, चार्ज के लेन देन से, ट्रांसफर होने से आपको बेटा कैपेसिटेंस की वैल्यू पे इफेक्ट होगा या नहीं? चार्ज मान लो कोई कैपेसिटर है, उसको चार्ज है पार्शियली चार्ज है, तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू पे इफेक्ट होगा या नहीं? होगा। आप बताओ। कैपेसिटेंस आपने कैपेसिटर विल बी अफेक्टेड बाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और नॉट। हिंदी में बोला जाएगा किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की वजह से चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नो। कितने लोग कह रहे हैं नो? कितने लोग कह रहे हैं यस? यस वाले हाथ उठाओ। प्रत्येक आइटम 5 से ऊपर 10 से ऊपर होना चाहिए हाथ। तो बाकी वाले बोला करिए भैया। देखिए किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो चार्ज है या अनचार्ज है उसके द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। चार्ज है चाहे नहीं है। एग्जाम्पल सिंपल सा ले लो, आपके घरों में गैलन जाते हैं ना, डब्बा जिसमें हम लोग कुछ आयल वायल भरते हैं, एक डब्बा ले लो गैलन जो भी है, ठीक। तो उस केस में डब्बे में अगर पानी या आयल भरे हुए हो, मान लो 20 लीटर का डब्बा आपके घर में है, 20 लीटर का गैलन है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है तो कैपेसिटी 20 लीटर है, और जब डब्बे का आयल हमने यूज़ कर लिया तो क्या कैपेसिटी घट के 0 हो गया? डब्बा छोटा हो गया क्या कि बड़ा हो गया? उस बॉटल का, उस क्या गैलन का जो कैपेसिटी था, ठीक है, वो बनाते समय फिक्स हो गया बेटा। अगर वो 20 लीटर का है तो डब्बे में चाहे आधा भरे रहोगे, चाहे पूरा भरेंगे, चाहे कुछ नहीं भरे रहेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 20 लीटर ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं उसमें तेल भर दिया तो 40 लीटर हो गया, तेल निकाल लिया तो 10 लीटर हो गया, तो वैरी नहीं करता। सेम कंडीशन कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर आपने डिज़ाइन कर लिया, जब वो डिज़ाइन हो गया उसके बाद उसकी कैपेसिटर्स की वैल्यू फिक्स हो गई, वो केवल एक फैक्टर से चेंज होता है, उसके बिटवीन प्लेट के मीडियम का। मीडियम अगर हम चेंज करते हैं तो कैपेसिटर्स की वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज अगर प्लेट एरिया और प्लेटों के बीच का सेपरेशन आपने फिक्स कर दिया, मतलब उसको डिज़ाइन कर दिया, तो उसके बाद उसके कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। केवल एक मेथड से चेंज कर सकते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग डायनेमिक्स फैक्टर, अभी आगे सब डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका हो रहा है बेटा कि चार्ज चाहे है चाहे ना चाहे लिया, इससे कैपेसिटर C1 C2 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी मास के हिसाब से देखेंगे चार्ज में ट्रांसफर मान V2 की, लेकिन
लिखेंगे चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज आफ्टर फॉर्मल से मिलाने पे हो जाएगा आपका L0 K A by D डिस्ट्रीब्यूशन आम कैपेसिटर ए, आम कैपेसिटर ए, ये वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बचा, तो हम लोग पढ़ते बेटा मॉडल के बाद बचा Q1 डैश, तो Q1 डैश की वैल्यू होगी C1 इंटू बी। तो अब पोटेंशियल कितना हो गया, अभी निकाला था हमने बी, पोटेंशियल कितना कम निकाला था, बी इक्वल टू C1 V2 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अगले वाले को सबसे ज़्यादा यूज इसी का करते हैं, ठीक। तो अब जो हो गया तो C1 इंटू किसके बराबर हो गया बी, क्यों बराबर सी बी होता है, तो कैपेसिटेंस तो बदला नहीं लेकिन पोटेंशियल घट गया, कितना हो गया इसका बी हो गया, चेंज हो गया। तो इस केस में आप लिखेंगे C1 इंटू बी की वैल्यू है बेटा C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया Q डैश की वैल्यू, इसके पास चार्ज बचा। अब पहले चार्ज कितना था, पहले चार्ज कितना था इसके पास C1 इंटू B1 के बराबर, पहले चार्ज कितना था C1 B1 के बराबर, अब बचा कितना, इतना C1 इंटू B के बराबर। तब जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे, अब पूछा कितना चार्ज की शिफ्टिंग हुई, तो हमारे पास हमें जेब में था 500, बचा 400, तो कितना शिफ्ट हुआ, कितना हमने दिया किसी को, हमारे पॉकेट में मान लो 500 थे, रिमेनिंग बचे हुए 400, तो कितना हमने किसी को डोनेट किया या ट्रांसफर किया 100 ना। तो ऐसे ही पहले चार्ज के पास था Q1, बचा Q1 डैश, कितना दे दिया Q1 माइनस Q1 डैश, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ क्या चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। जो आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर की जो वैल्यू आपकी होगी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, तो डेल्टा Q की वैल्यू जो हो जाएगी ये Q1 माइनस Q1 डैश के बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस कितना Q1 डैश के बराबर होगा, और Q1 की वैल्यू है C1 इंटू B1 माइनस यहाँ पे C1 ब्रैकेट में C1 B1 प्लस C2 B2 बाई C1 प्लस, सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, जो हो गया डेल्टा Q का मान आ रहा है, डेल्टा Q बराबर लिखेंगे नीचे के ऊपर ले चलेगा, नीचे लिखेगा C1 कॉमन ले, तो यहाँ से क्या करें, कॉमन नहीं करेंगे, एलसीएम ले, एलसीएम लेकर C1 प्लस C2 हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो आएगा C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 इंटू B1। इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट में हम लोग ये ब्रैकेट है बेटा, मान लो कि हमने क्या लगाया ब्रैकेट, तो C1 इंटू B1 तो आएगा माइनस C1 स्क्वायर इंटू B1 माइनस C1 C2 इंटू B2, कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है आपको क्या, C1 B स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 C1 स्क्वायर B1 दोनों कैंसिल हो गया, बचा यहाँ C1 C2 B1 माइनस C1 C2 B2, दोनों का मान क्या है C1 C2 देखो यहाँ B1 है, वहाँ C1 C2 B2 है, अब C1 प्लस C2, इसके बाद यहाँ कॉमन कर लो कि C1 C2 ठीक, ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस ये होगा डेल्टा Q, डेल्टा Q का मान आ गया बेटा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2। तो ये कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ इसके लिए क्वेश्चन बना दिया हम लोगों ने, जितना केवल पहले वाले बचा था तो थर्ड तक कैसे बना सकते, फोर्थ बना सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर यहाँ से निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से हमारी फाइंड आउट हो जाएगी।
सर ये क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया इसमें? इसमें हमने सबसे दो पहले कैपेसिटर को जोड़ा, दो कमी जोड़ने के बाद पहले निकाल लिया कॉमन पोटेंशियल। जी सर। मतलब जब जोड़ोगे तो उनके बीच में कॉमन पोटेंशियल सर कितना कॉमन पोटेंशियल में तो कम पोटेंशियल सेम ही तो रहेगा पैरेलल में। अब जोड़ दिया तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जोड़ने से पहले तो अलग अलग था। हाँ जब जोड़ा था आपने तो जोड़ने से बैठे पहले थे उससे बताएं समझ जोड़ने से पहले पोटेंशियल क्या था, V1 V2 था। आपने जोड़ दिया तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था क्या, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब कॉमन पोटेंशियल जब निकाल लिया यानी कि एक का पोटेंशियल ज़्यादा था दूसरे का कम था, इसका मतलब चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो किधर से किधर हुआ ये भी हमने डिसाइड कर लिया। तीसरा हमने कहा कि चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद अगर इसके आंसर में पूछा तो चार्ज कितना बचा, तो आप देखेंगे C1 × V। अगर इसमें पूछा जाए कितना हो जाएगा तो ये C2 × V हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक निकाल लिया, उसी देर से दूसरा निकल जाता है। तीसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो अमाउंट ऑफ जो चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा, जो चार्ज का ट्रांसफर होगा कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर की जो वैल्यू आपकी होगी वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। सर जी अगर हम यहाँ पर Q2 डैश से करते कैसे इसे Q2 डैश निकालना है, यहाँ पर सर हम यहाँ तक थे तो यहाँ तक ये होगा कि कॉमन पोटेंशियल ये भी कॉमन पोटेंशियल ये भी कॉमन वो पोटेंशियल तीन फार्मूले वही है। कॉमन पोटेंशियल। यहाँ से हमने सर चार्ज को मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब देखा कि ए पर कितना बचा या बी पर कितना पहुँचा या मतलब दोनों कर सकते थे दोनों। यहाँ पे हम लोगों ने Q1 डैश निकाला है, अगर हम Q2 डैश लेते तो फिर यहाँ C2 × V हो जाता है। C2 B2 करके फिर C2 V, V2 में B। नहीं यहाँ पर C2 B B होता हाँ। बट यहाँ पर जब कंपेरिजन करते हैं इससे हाँ। तो यहाँ पर C2 B2 हो गया, फिर ऐसे ही आता है, यही फर्क है। हाँ, रिलेशन आपका वही बनेगा भाई, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज कितना इसके पास से गया उतना ही तो इसके पास पहुँचेगा। तो वैल्यू कहीं से भी निकालोगे, रिलेशन सही रखेंगे तो दोनों से रिजल्ट सेम सेम मिलेगा। बस अब हम लोग ज़्यादा निकालते हैं देने वाले से, किससे, देने वाले से जिसके पास ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी लॉस। लेकिन सर इसमें ये भी तो नहीं कंफर्म हुआ कि कौन ज़्यादा है। हमने लिख दिया था ना P1 > P2। हाँ अब है ना, आपने स्टेटमेंट शुरू में वही लिखा है जहाँ से ट्रांसफार्मर दिखाया है। हाँ बेटा, अभी पूरा हो जाएगा बेटा, छूट जाएगा फिर हमें इधर ही चीज़ से करना है। सर हाँ, इतनी मोटी दिया क्या उससे ज़्यादा कुछ पैसा लोगे ले जाओगे नहीं तो अभी सब ज़्यादा हो गया, आइए थोड़ा बांट लेते हैं। बता देते हैं इसको खत्म बताया जितना तुम्हारा लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब लोग बैग भर के पैसा लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एनर्जी कितना उसमें लॉस होगा। जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो हमेशा एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। एनर्जी क्या होगा, लॉस होता है। ठीक, वो भी बाइक से आती है, बैग करंट की खाली लाती है और इसको जितना बड़ा दे रही है। हाँ, बैग छोटा है, वापस करने में बड़ा सा थैला सिल देगी और उसके बाद आएगा पीछे बैग से। हाँ? क्या जी, इसके लिए बड़ा सा थैला भेज दो। ठीक है, वो जो लेके जाते हैं क्या लाद के बाद बेचने उसने भाई अगर दिला तो सारा भर के ले आएगा। चलो देखो तो कितना एनर्जी का यहाँ पर बेटा लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी लॉस कितना होगा, तो पहले हम लोग करेंगे इनिशियल कितना एनर्जी था। कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा ½ CV² होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का ½ CV² होता है। तो पहले जो एनर्जी होगी ½C1V1² प्लस ½C2V2²। ठीक, टोटल पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, C1V1² प्लस C2V2²। जब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तब अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, ½ C1V² प्लस ½ C2V²। तो C1V² दोनों कॉमन है तो ½ C1 प्लस C2 इंटू क्या कह लेंगे, V²। तो आप लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन जब कहा जाएगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कितना नुकसान हुआ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, तब उस केस में होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो
लिखेंगे। अब इसको आप डिस्क्राइब करके खुद दे हमने यहाँ पे बेसिकली दे रहे हैं, उसको वैल्यू पुट करके निकाल के कल आपको फार्मूला दिखाइए। होमवर्क है एक लास्ट ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग redistribution of charge, redistribution of charge, चार्ज redistribution में कितना पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आपकी होगी ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल भी हो गया ना, प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। देखो यहाँ C1 C2 कॉमन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा क्या। अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क इसके ये यहाँ पे B की वैल्यू पीछे वाले स्टोरेज में C1 प्लस C2 प्लस C2 रख के इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तब रिजल्टेंट क्या आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको निकाल के कर दीजिएगा। ठीक है, वो सर फाइनल है, इनिशियल ये हाँ ये फाइनल वाला वैल्यू है, ये इनिशियल वाला और ये फाइनल वाला है। अब फाइनल के लिए पोटेंशियल क्या हो गया, B हो गया है, तो हाफ C1 प्लस C2 क्या B की वैल्यू क्या रखेंगे C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर करके वहाँ से कटा देंगे। यस सर, निकाल के आइए कॉपी पे, बोलिएगा नहीं। ठीक, चलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इसको बंद कर दो। लाइव क्वेश्चन बना दे, कितना बताना है, जल्दी जल्दी है।